कुंवर प्रताप ने देखा कि उनके पूर्वजों की तलवार गायब थी। प्रताप के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। बस कल रात ही तो उन्होंने वो तलवार देखी थी और आज सुबह वो गायब थी। वो तलवार कोई सुई तो थी नहीं कि कमरे में ऐसे ही कहीं गिर जाए। वो तलवार भारी भरकम थी और कोई बहुत ताकतवर इंसान ही उसे उठा सकता था। एक पल को उन्हें लगा कि कहीं राजा उदय सिंह तो उसे नहीं उठा ले गए, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनकी छोटी माँ ने कहा था ये तलवार सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए उपयोग की जाती थी और युद्ध तो फिलहाल टल चुका था। प्रताप ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब है तलवार कोई उठाकर ले गया। महल के इस भाग में तो सिर्फ राज परिवार ही आ सकता था। कौन था वो जो ये कर सकता था? कहीं ये वही घर का भेदी तो नहीं? प्रताप ने पूरे कक्ष में हर तरफ ढूंढा, लेकिन तलवार कहीं नहीं मिली। प्रताप को समझ आ गया कि तलवार चोरी हो गई है। वो तुरंत कक्ष से बाहर निकले और उन्होंने द्वार बंद कर दिया। उसके बाद वो तुरंत ही धीर बाई के कमरे की तरफ बढ़ गए। धीर बाई विश्राम कर रही थी, लेकिन कुंवर प्रताप के कदमों की आहट से उठ गई। उन्होंने कहा, कुंवर प्रताप, आप इतनी सुबह यहाँ? क्या बात है, कोई परेशानी? वो छोटी माँ कहते कहते प्रताप रुक गए। उन्हें धीर बाई को इस अवस्था में परेशान करना उचित नहीं लगा। उन्हें ऐसे बेचैन देखकर धीर बाई ने कहा, अच्छा समझ गई, आप अभी भी हमारे पूर्वजों की उस तलवार के बारे में सोच रहे हैं, है ना? बेचैन हो रहे हैं उसे उठाने के लिए। लेकिन कुंवर, आपने प्रण लिया है पहले उसके योग्य बनने का, तब तक के लिए आप उस तलवार को नहीं छू सकते। आप चिंता मत कीजिए, वो तलवार कई वर्षों से वहां है और वही रहेगी। वो इंतजार कर रही है एक शूरवीर का, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही वो तलवार आपको अपनाएगी। धीर भाई की ये बातें सुनकर कुंवर प्रताप अंदर ही अंदर और ज्यादा बेचैन हो गए। उन्हें समझ आ गया छोटी माँ को तलवार के बारे में नहीं पता और तलवार वाकई में चोरी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर बेचैनी दिखने नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि धीर भाई या महल में किसी को भी इस बात की खबर हो कि तलवार अपने कक्ष में नहीं थी, जब तक वो खुद उसे ढूंढने का हर संभव प्रयास नहीं कर लेते। उन्होंने धीर भाई से कहा, जी छोटी माँ साहब, मैंने प्रण लिया है और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। अभी मैं चलता हूँ छोटी माँ। कुंवर प्रताप ने इतना कहा और धीर बाई के कक्ष से बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ महल के पिछले भाग में, जहाँ सूरज की सुबह की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची थी, वहां एक औरत अपने सामने खड़े एक हट्टे कट्टे इंसान को स्वर्ण मुद्राओं की एक छोटी सी पोटली थमाते हुए बोली, जानते हो ना तुम्हें आगे क्या करना है, और ये भी याद रखना कि मौत भी सामने खड़ी हो तो अपना मुंह मत खोलना। इधर प्रताप बड़ी बेचैनी के साथ महल के गलियारों में चल रहे थे। आते जाते हर व्यक्ति को गौर से देख रहे थे। उन्होंने महल के तलवारबाजी के अभ्यास क्षेत्र से लेकर घोड़ों के अस्तबल तक, रसोई घर से लेकर अस्त्र शस्त्र के कमरों तक हर जगह जांच पड़ताल की, वो भी उस ढंग से कि किसी को ये पता ना चले कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो जानते थे कि जिसने भी वो तलवार उस कक्ष से उठाई थी, वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला उन्हें। इतना ढूंढते ढूंढते वो महल के पिछले हिस्से में आ गए, जहाँ की दीवार बहुत ऊंची थी। इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था। यहाँ कुंवर प्रताप को कुछ कदमों के निशान दिखे, जैसे कोई पीले पैरों से वहां से गुजरा हो। वो उन निशानों के पीछे पीछे जाने लगे। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां महल की उस ऊंची दीवार पर एक छोटी सी रस्सी लटकी हुई थी और वहीं जमीन पर महल की पोशाक भी रखी हुई थी। प्रताप को थोड़ा अजीब लगा, कोई महल की पोशाक को यहाँ क्यों छोड़ेगा? और अगर ये वही इंसान है जिसने तलवार चोरी की है, तो वो इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो यूं सबूत छोड़ दे। प्रताप भागकर उस रस्सी के पास जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो रस्सी को पकड़ दे, उन्होंने देखा कि उस रस्सी को जल्दी से खींच लिया गया। कुंवर प्रताप ने कहा, इसका मतलब कोई बाहरी व्यक्ति खुफिया तरीके से महल में आया है। वो जो कोई भी है, अभी भी वो दीवार की उस तरफ है, ज्यादा दूर नहीं है। कुंवर प्रताप को उस दीवार को लांघने का इस वक्त कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आ रहा था। वो बिना वक्त बर्बाद किए अस्तबल पहुंचे और चेतक पर बैठकर उन्होंने खुद से कहा, इससे पहले कि वो व्यक्ति महल से दूर निकल जाए, मुझे महल के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचना होगा। ये सारा नजारा महल की खिड़की से कोई देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुंवर प्रताप चेतक को लेकर मुख्य द्वार से निकले और शीघ्र ही महल के उस हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्हें घोड़े के पैरों के निशान दिखे। उसी दिशा में उन्होंने चेतक को भी भगाया। कुछ देर तक उस दिशा में भागने के बाद उन्हें काली पोशाक में कोई नजर आया जो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा भगा रहा था। कुंवर प्रताप ने भी उसे देखकर अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा ली और चेतक से कहा, चेतक, जैसे उस दिन तूने अपनी चेतना दिखाई थी, आज दिखाने की बारी है कि तुझमें रफ्तार कितनी है। किसी ने मेवाड़ के शौर्य के प्रतीक को छूने की गलती की है चेतक, उसे बताना होगा कि उसने बहुत भारी गलती की है। चेतक ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। अब तक उस काले पोशाक वाले घुड़सवार को यह पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने भी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा ली। वो घुड़सवार बहुत ही मंझा हुआ घुड़सवार लग रहा था, लेकिन चेतक भी आज पूरी जान लगा रहा था अपने आप को साबित करने में। धीरे धीरे उस घुड़सवार में और कुंवर प्रताप में फासला कम हो रहा था। उन्हें दिख रहा था कि घुड़सवार ने उनकी पुश्तैनी तलवार अपनी कमर में बांध रखी थी। ये देखते ही प्रताप ने चेतक की रफ्तार और बढ़ा दी। अब कुंवर प्रताप ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक सिर्फ जमीन दिख रही थी, ना कोई पेड़, ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। चारों तरफ सिर्फ खाली जमीन। कुंवर प्रताप यहाँ पहले कभी नहीं आए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि उस काली पोशाक वाले घुड़सवार और उनके बीच का फासला काफी कम हो गया था। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर ली और धीरे धीरे रोक दी। उसने अपने चेहरे को भी तुरंत ही ढक लिया। कुंवर प्रताप भी उसके पास आकर रुक गए। घुड़सवार के ऐसे रुकते ही प्रताप समझ गए कि तलवार के जरिए उन्हें जाल में फंसाया गया था। उन्हें समझ आ गया कि वो कदमों के निशान, वो महल वाली पोशाक, वो लटकी हुई रस्सी, ये सब उन्हें इस जगह तक लाने के लिए बिछाया गया था।
कुंवर प्रताप ने बिना समय गंवाए चेतक की लगाम कसी। चेतक के सामने के दोनों पांव हवा में उठे और सामने वाले घोड़े की पीठ पर गिरे। प्रहार से घबराकर सामने वाला घोड़ा नीचे बैठ गया और प्रताप ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और चेतक पे बैठे हुए उस घुड़सवार के गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और कहा, कौन हो तुम? तुमने हिम्मत कैसे की इस तलवार को छूने की? तलवार मुझे अभी वापस करो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उस शख्स ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुंवर प्रताप उस शख्स के हाव भाव भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। फिर अचानक ही उसने हंसना शुरू कर दिया। कुछ देर तक बिना वजह हंसने के बाद उसने कहा, आपको ये तलवार चाहिए कुंवर? ये तलवार? अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपकी तलवार। इतना कहकर उस नकाबपोश ने तलवार को कुंवर प्रताप के ऊपर से उछालते हुए दूसरी ओर फेंक दिया। कुंवर प्रताप ने उस ओर देखा तो वहां 4-5 नकाबपोश और खड़े थे, जिनमें से एक ने उस तलवार को थाम लिया और वो भी हंसने लगा। वो नकाबपोश एक दूसरे को वो तलवार दे रहे थे और सारे कुंवर प्रताप पर हंस रहे थे। तभी एक नकाबपोश ने कहा, यह तो अभी बच्चा है भाइयों, इनसे निपटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम में से कोई एक ही इसका काम तमाम कर देगा, सबकी जरूरत भी नहीं है। ये बात सुनकर कुंवर प्रताप चेतक से उतरे और उन नकाबपोशों से कहा, तो फिर प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं है। इतना कहकर कुंवर प्रताप ने अपने पास ही के घोड़े पर बैठे नकाबपोश पर वार किया। ये देखकर सारे नकाबपोश अपने घोड़े से उतर गए। उनमें से एक बड़ी तेजी से कुंवर प्रताप की तरफ आया और उसने सीधे कुंवर प्रताप को मारने का प्रयास किया। जैसे ही वो उनके पास आया, उन्होंने बड़ी तेजी से उसकी तलवार पर वार किया, जिससे उस नकाबपोश की तलवार वहीं गिर गई, ठीक वैसे ही जैसे कल आचार्य राघवेंद्र के सामने कुंवर प्रताप की तलवार गिरी थी। प्रताप ने अगले ही पल उस पर हमला किया और उसे मार गिराया। सारे नकाबपोश ये देख हैरान हो गए और चारों तरफ से प्रताप पर हमला करने लगे, लेकिन प्रताप बड़ी ही बहादुरी से उन सबका सामना कर रहे थे। कुछ ही पल में उन सभी को समझ आ गया कि प्रताप को मारना इतना आसान नहीं होगा। तभी एक नकाबपोश ने पीछे से उन पर वार किया, लेकिन प्रताप ने ठीक समय पर पलटवार किया और उस नकाबपोश को भी मार गिराया। ये देख नकाबपोश कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन उन्होंने फिर से हमला शुरू कर दिया। अब सारे नकाबपोश बेहद सकपकाए हुए लग रहे थे, लेकिन उनका क्रोध कुंवर प्रताप के आगे व्यर्थ था। एक एक करके कुंवर प्रताप ने सबको मार गिराया। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपनी नजर उस तलवार पर घुमाई, जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे। उन्होंने अपनी पुश्तैनी तलवार को उठाया, फिर वो चारों तरफ उस जगह को देखने लगे और अपने आप से कहा, आखिर ये जगह ऐसी क्यों है? यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? मेरा अनुमान है इस दिशा में मुगल प्रांत होना चाहिए, लेकिन ये जगह खाली क्यों है? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर कौन है जो मुझे जाल में फंसाकर यहाँ तक लाया और मुझे मारना चाहता है? कल ही की तो बात है जब पहली बार मुझे इस तलवार के बारे में पता चला। शायद छोटी माँ ठीक कहती है, जरूर महल में किसी ने मेरी और छोटी मासा की पीछ हो रही बातचीत को सुना होगा। ये जो भी है, क्या वो शम्स खान का कोई गुप्तचर है या मुगल का, या राजमहल में ही कोई है जो हमें मारना चाहता है? लेकिन क्यों? हमें इस बात की तह तक जाना होगा। कुछ पल इन्हीं विचारों में उलझे रहने के बाद कुंवर प्रताप को ख्याल आया, सबसे पहले मुझे इस तलवार को उसकी जगह पर पहुंचाना होगा, इससे पहले कि किसी को इसके बारे में पता चले। कुंवर प्रताप शीघ्र ही वापस राजमहल पहुंचे और उस कक्ष में गए जहां वो तलवार रखी थी। उसे उसी जगह पर रखकर कुंवर प्रताप ने उस तलवार के आगे हाथ जोड़े और कहा, मुझे क्षमा करना कि मैंने आपको उठाया, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मुझे मेरा प्रण याद है और मैं उसे पूरा करके ही आपको हाथ लगाऊंगा। कुंवर प्रताप के उस तलवार को रखते वक्त उस कक्ष के बाहर सज्जाबाई छुप कर उन्हें देख रही थी और कुछ सोच रही थी। कुंवर प्रताप बाहर की ओर जाने लगे। ये देख सज्जाबाई वहां से चली गई। कुंवर प्रताप ने भी उस कक्ष का द्वार बंद किया और वहां से चले गए। अब उनके सामने एक और प्रश्न था। आज आचार्य राघवेंद्र के साथ प्रशिक्षण का उनका पहला दिन था। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने को कहा था। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें अपने पिता उदय सिंह दिखाई दिए। उदय सिंह ने कुंवर प्रताप को देखकर पूछा, कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस कक्ष के बाहर? कुंवर प्रताप पहले तो कुछ कह नहीं पाए, फिर उन्होंने कहा, कुछ नहीं पिताजी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उदय सिंह ने कहा, हाँ कहो कुंवर, क्या बात है? कुंवर प्रताप ने कहा, पिताजी, जो महल के पीछे वाला हिस्सा है वहां कुछ सिपाही हमेशा होने चाहिए। वो जगह हमेशा बिल्कुल खाली रहती है, तो उस जगह हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर ये बात किसी को पता चली तो हो सकता है कि कोई घुसपैठिया वहां से महल में प्रवेश कर जाए। उदय सिंह ने कुंवर प्रताप की बात को बड़े ध्यान से सुना। वो उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नजर आ रहे थे। उन्होंने पूछा, सही बात है प्रताप, लेकिन कुछ हुआ है क्या ऐसा जिसने आपका ध्यान इस ओर खींचा? उदय सिंह के ये प्रश्न पूछते ही कुंवर प्रताप की आंखों के आगे वो सारे दृश्य दिखने लगे। वो दृश्य भी जिसमें कुंवर प्रताप के एक ही वार में उस नकाबपोश की तलवार जमीन पर गिर गई थी। ये दृश्य सामने आते ही जैसे कुंवर प्रताप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्हें ऐसे मुस्कुराते देख उदय सिंह ने पूछा, कहाँ खो गए कुंवर? अच्छा, अब आप शीघ्र जाइए तलवारबाजी के अभ्यास क्षेत्र में, आचार्य वहां पहुंचते ही होंगे। उदय सिंह के इतना कहते ही कुंवर प्रताप ने कहा, मुझे उत्तर मिल गया पिताजी, मुझे उत्तर मिल गया। ये कहकर वो पूरे उत्साह के साथ तलवारबाजी के अभ्यास क्षेत्र की ओर भागने लगे। उदय सिंह को कुंवर प्रताप के उत्साह का कारण तो समझ नहीं आया, लेकिन वे उन्हें ऐसे उत्साहित देखकर मुस्कुराने लगे। कुंवर प्रताप अभ्यास क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे, वहां उन्हें आचार्य राघवेंद्र दिखाई नहीं दिए। वो उनका इंतजार करते हुए वहां टहलने लगे। तभी उन्हें एक सख्त सी आवाज सुनाई दी, क्या आप उत्तर ढूंढ पाए कुंवर कि कल आपके हाथ से तलवार कैसे छूट गई थी? कुंवर ने तुरंत ही आचार्य की ओर देखा और कहा, हाँ आचार्य, अपने सामने वाले तलवारबाज को बस देखकर उसे कम आंकना और अपना आत्मविश्वास बढ़ा लेना, यही गलती की थी कल हमने। हमने सोचा था कि आपको हराना बहुत आसान होगा और इसी आत्मविश्वास में हमने आप पर वार तो किया, लेकिन हमारी तलवार की पकड़ ढीली थी और ये बात आपने पढ़ ली थी आचार्य, इसलिए आपने उतना तेज वार किया कि हमारे हाथ से तलवार छूट जाए। आचार्य राघवेंद्र कुंवर प्रताप के उत्तर पर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे की कठोरता बनी रही। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया कुंवर प्रताप,
इसलिए तलवारबाजी से ज्यादा युद्ध क्षेत्र में सामने वाले तलवारबाज को पढ़ना जरूरी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका उत्तर आपको कैसे मिला? कुंवर प्रताप ने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि आज उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनके मन में ये बात थी कि उन्होंने पहले गलती कर दी थी और अब अपने गुरु से झूठ बोलकर दूसरी गलती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने झुककर आचार्य के पैर छूकर पूछा, मुझे क्षमादान चाहिए आपसे, मैं आपकी आज्ञा के बिना बाहर निकल गया। और फिर प्रताप ने उन्हें पुश्तैनी तलवार और नकाबपोश वाली पूरी बात बता दी। बात बताने के बाद कुंवर प्रताप ने सोचा शायद आचार्य राघवेंद्र फिर से उनके साहस की प्रशंसा करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, कुंवर प्रताप, आज जो आपके साथ हुआ है यह आपके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि आप मेवाड़ के सिसोदिया कुल में जन्मे हैं। इसलिए आपके परिपक्व होने से पहले ही कई दुश्मन आपको मिटाना चाहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे आज तक आपके पूर्वज किसी के आगे नहीं झुके, आप भी किसी के आगे नहीं झुकोगे। इसलिए ऐसी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रखना होगा स्वयं को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। और हाँ, गलती के लिए क्षमा होती है, लेकिन नियम तोड़ने के लिए दंड, आपको दंड मिलेगा। इतना कहकर आचार्य राघवेंद्र वहां से चले गए। कुंवर प्रताप को बड़ा अजीब लगा कि आचार्य तलवारबाजी के अभ्यास क्षेत्र तक तो आए, लेकिन उन्होंने अभ्यास तो करवाया ही नहीं और दंड की बस बात करके चले गए। दंड दिया नहीं उन्होंने। एक तरफ जहां आचार्य राघवेंद्र कुंवर प्रताप को अपने अनूठे तरीकों से जंग के लिए तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शम्स खान की नींद कुंवर प्रताप की वजह से खराब हो चुकी थी। शम्स खान ने अपने सभी मंत्रियों को सभा में बुलवा लिया। वो बहुत गुस्से में था। सारे मंत्री उसके आगे सर झुकाकर खड़े थे। शम्स खान ने सबके सामने से गुजरते हुए पूछा, मैं पूछता हूँ आखिर प्रताप को कैसे पता चला हमारी कैद में मेवाड़ की लड़कियां हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब चुपचाप खड़े थे। शम्स खान ने फिर पूछा, आखिर इतने सैनिकों से बचकर कैसे वो उन लड़कियों को बचा कर ले गया? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। शम्स के इस सवाल पर भी सारे मंत्री बुत बने खड़े थे। उसे मारने का कितना बेहतरीन जाल बिछाया था, लेकिन वो उससे भी बच निकला। कैसे? बहुत हो गया, अब और नहीं, अब नहीं बचना चाहिए प्रताप। इस युद्ध को तो मैंने टाल दिया, लेकिन इस युद्ध के पहले प्रताप को मरना होगा। उदय सिंह के पहले प्रताप को मरना होगा। अगली बार युद्ध का ऐलान हो, उससे पहले प्रताप को मरना होगा। प्रताप को मरना ही होगा।